चलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखिएगा, ये वाले एडवांस्ड मैथ्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, एडवांस्ड मैथ्स के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम ध्यान दीजिएगा, एरिया पढ़ेंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक। और वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, आयतन पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जियोमेट्री पढ़ेंगे, जिसे जियोमिति कहा जाता है। और अंतिम में बात करेंगे तो डीआई। ये चारों चैप्टर का इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डीआई के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूंगा तो डीआई कौन कौन से एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, एडीआई में इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती में इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर तुम्हारा एसीएफ रेंजर में इंपॉर्टेंट है। ये सारे कुछ एग्जाम्स है जिसमें डीआई आता है। एरिया, वॉल्यूम्स की और ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की अगर परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो तुलनात्मक रूप से इसकी भूमिका थोड़ी कम रहती है, लेकिन व्यापम के सारे परीक्षा, एक एवं एडीआई, एसीएफ रेंजर और बाकी जितने भी गणित आधारित परीक्षाएं होती हैं, उन सारे परीक्षाओं में क्या हो जाता है, एरिया, वॉल्यूम्स और ज्योमेट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी प्रश्न आते हैं, परंतु तुलनात्मक रूप से प्रश्नों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन अगर एडीआई की बात करेंगे, एसीएफ रेंजर की बात करेंगे आप, या दूसरे जितने भी व्यापम के परीक्षाएं हैं, आरआई, पटवारी, जितने भी एग्जाम्स है, ठीक, शिक्षक भर्ती, जितने भी एग्जाम्स है, सब में एरिया और वॉल्यूम्स क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। इसका नाम एडवांस्ड मैथ्स इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, मैथ्स विषय का वो वाला भाग है जहां पे सामान्य गणित से हम थोड़ा ऊपर उठ के क्या करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। अब एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एडवांस्ड मैथ्स क्या है। कोई भी पेपर में, चाहे आप रेलवेज एसएससी की बात कर ले या स्टेट के सारे परीक्षाओं की बात कर ले, वो क्या करता है, पेपर का स्तर बढ़ाने का कार्य करता है। अगर आपको पेपर को टफ करना है तो आपको एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्री के प्रश्न बढ़ा दीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, पेपर टफ हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, छात्र क्या है, सामान्य गणित को, जैसे तुम्हारा बेसिक मैथ्स है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, इनको हल करते करते इतना ज्यादा इनको समय लग जाता है गणित का विषय खत्म करते करते कि वो एरिया, वॉल्यूम्स और ज्योमेट्री पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। परंतु और यही वजह है कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में एरिया, वॉल्यूम्स और ज्योमेट्री क्या होते हैं कि स्तर बढ़ाने का कार्य करते हैं। आप देख लीजिए, व्यापम के कोई भी परीक्षा में एरिया, वॉल्यूम्स, ज्योमेट्री के भरमार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एडीआई की परीक्षा में, एसीएफ रेंजर की परीक्षा में आपको एरिया, वॉल्यूम्स, ज्योमेट्री के बहुत प्रश्न मिलेंगे। क्लियर है बच्चे लोग? तो ये ध्यान दीजिएगा कि एरिया, वॉल्यूम्स और ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रतियोगिता परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में। वहीं सीजीपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करेंगे तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में तुलनात्मक रूप से इसकी भूमिका थोड़ी कम हो जाती है, एक या दो प्रश्न आते हैं। क्लियर है? तो आप यदि ये टॉपिक सीजीपीएससी प्रीलिम्स में छोड़ के भी जाएं तो भी क्या है, आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जैसे एडीआई के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, एसीएफ रेंजर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, व्यापम के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, पटवारी हो गया, आरआई हो गया, शिक्षक भर्ती हो गया, उसके अगर और भी जितनी भी परीक्षाएं आती है जिसमें गणित और रीजनिंग आता है, तार्किक योग्यता आता है, उसमें क्या है, एरिया और वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक। अब देखिएगा सारे बच्चे लोग कि एरिया और वॉल्यूम्स कौन से सेक्शन का हिस्सा है।
तो देखिएगा एरिया और वॉल्यूम्स किसका हिस्सा है, तो क्षेत्रमिति का हिस्सा है। तो क्षेत्रमिति क्या होता है या मेंसुरेशन क्या होता है, ये गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आकृतियों का हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के आकृतियों के मापन से संबंधित जो शाखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। Mensuration is that branch of mathematics in which we do the measurement of various type of shapes and figures. ठीक, various types of shapes and figures. तो ये ज्योमेट्री से किस तरीके से अलग है देखते हैं। ज्योमेट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हर एक आकृति की क्या पढ़ते हैं, विशेषता पढ़ते हैं। हर एक आकृति की विशेषता पढ़ते हैं, कोण के आधार पे विशेषता, भुजाओं के आधार पे विशेषता, हर एक अलग अलग आकृति की विशेषताएं पढ़ते हैं। इन ज्योमेट्री वी लर्न अबाउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फिगर्स सच एज ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड मेनी मोर फिगर्स। बट इन mensuration we try to measure the sides of the figures or shapes, or we try to find out the area volume of various types of shapes and figures. ठीक, हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रमिति में हम क्या करते हैं, इन आकृतियों के भुजाओं का मापन, उनका क्षेत्रफल का मापन, उनका आयतन का मापन, इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो मेंसुरेशन में हम आकृतियों के क्या पढ़ते हैं, आकृतियों के भुजाओं और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति में हम क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, इनके बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के। वहीं ज्योमिति के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो ज्योमिति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उन आकृतियों की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं क्या है। ठीक, और उन्हीं विशेषताओं पर आधारित प्रश्न दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग शाखा है। एक में क्या है, हम क्षेत्रफल एवं आयतन का मापन करते हैं, और दूसरे में अपन क्या है, उन सारे आकृतियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि भुजाओं के आधार पर उनकी क्या विशेषता है, कोण के आधार पर उनकी विशेषता क्या है। ये सारी चीजों के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री का उपयोग हम कभी कभार क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रमिति के अंतर्गत कभी कभार उसका उपयोग करते हैं। We try various type of characteristics of geometry. We use it in what? Mensuration. Am I clear? I think so. I have made myself quite clear. अब ध्यान दीजिएगा, अगर बात करेंगे आकृतियों की तो दो प्रकार की आकृति होती है। एक आकृति होता है क्या, 2D, और दूसरा आकृति क्या होता है, 3D। दो प्रकार की आकृतियां होती है। एक होता है क्या, 2D फिगर जिसकी इकाई होती है मीटर स्क्वायर, और दूसरी प्रकार की आकृति होता है 3D फिगर जिसकी आकृति होती है मीटर क्यूब। ठीक, अब ये 2D फिगर और 3D फिगर क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, 2D मतलब हो गया दो ही डायमेंशन। दो ही डायमेंशन मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसकी एक लंबाई होगी और उसकी एक चौड़ाई होगी। जैसे हम क्या है, गांव में खेत खरीदने जाते हैं, तो हमको क्या है, खेत खरीदते समय हमको सिर्फ भूमि के सतह से हमको लेना देना रहता है। हम खेती कहाँ पे करते हैं, किसी भी कृषि आधारित भूमि के सतह पर करते हैं। तो खेती क्योंकि हम सतह पर करते हैं, इसीलिए फॉर दैट रीजन हम क्या करते हैं, खेत को हमेशा क्षेत्रफल के आधार पर खरीदते हैं, एकड़ के आधार पर खरीदते हैं। जैसे 1 एकड़ का मतलब क्या होता है, 1 एकड़ की अगर हम बात करेंगे तो 43,500 स्क्वायर फीट के बराबर है। अब देखिएगा, कभी भी खेत खरीदा जाता है तो उसमें दो ही चीजें पूछी जाती है। पहला ये पूछा जाता है कि डोली का फ्रंट कितना है। डोली मतलब एक ठोक जो चौकोन रहता है उसको एक डोली कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक, तो अगर खेत की बात करेंगे तो पूछा जाता है खेत का सामने का फ्रंट कितना है और खेत कितना गहरा है। सिर्फ दो ही चीजों को लिया जाता है, बाकी तीसरी चीज से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, दो ही विमाओं पे बात करेंगे
कि जब भी खेत खरीदेंगे, पहला कितना है खेत का फ्रंट कितना है और दूसरा खेत कितना है, चौड़ा कितना है। ठीक, तो जब दो ही विमाओं की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा फिर क्या निकाला जाता है, तो क्षेत्रफल निकाला जाता है। समझ में आया बच्चे लोग? जैसे ये बोर्ड के अगर मैं शिक्षक के रूप में देखूं तो इस बोर्ड की दो ही चीजों से मेरे को लेना देना है, एक बोर्ड कितना लंबा है, दूसरा बोर्ड कितना चौड़ा है। इसके माध्यम से मुझे ये पता लग सकता है कि बोर्ड कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। उसके माध्यम से ये पता लग सकता है कि बोर्ड में मेरे पास लिखने के लिए कितना क्षेत्र है या फिर बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है। सारे बच्चे लोग तुरंत बताइए क्लियरली समझ में आया कि नहीं। इसके माध्यम से हमको क्या पता लग सकता है कि बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि मैं शिक्षक के रूप में सिर्फ ये देखूंगा कि बोर्ड की लंबाई कितनी है और बोर्ड की चौड़ाई कितनी है। लेंथ और ब्रेथ क्या है वो बोर्ड का क्षेत्रफल बताएगा। और क्षेत्रफल में क्या होता है बोर्ड में कि हम लोग के पास कितना स्पेस है यहां पे लिखने के लिए, मुझे इन दोनों चीजों से लेना देना है। तो देखिएगा, अगर बात करेंगे, ध्यान दीजिए, मनुष्य की आंखें हमेशा दो डायमेंशनल आकृतियों को ही देखने के लिए सक्षम होती है। ठीक, जैसे आपको ये बोर्ड सामने से कैसे दिखाई दे रहा है, आप इसकी लंबाई देख पा रहे हैं बोर्ड की, आप इसकी चौड़ाई देख पा रहे हैं, परंतु आप इसका क्या है, इस बोर्ड की मोटाई कितनी है वो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, तो मनुष्य की आंखें जनरली दो विमाओं वाली आकृतियों को देखने के लिए ही सक्षम होती हैं, जब तक के मनुष्य या तो खुद घूमना ना शुरू कर दे या फिर क्या करे, आकृतियों को घुमाना ना शुरू कर दे। क्लियर है? या फिर कल्पना के माध्यम से उन आकृतियों को पूरा करना शुरू ना कर दे। जैसे उदाहरण के लिए आप इस बोर्ड की लंबाई देख सकते हैं और आप इस बोर्ड की चौड़ाई देख सकते हैं, आप इस बोर्ड की मोटाई नहीं देख सकते। जैसे आप नहीं देख सकते हैं वैसे मैं भी नहीं देख सकता हूं। मुझे अगर बोर्ड की मोटाई देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो बोर्ड को घुमाना पड़ेगा या बोर्ड के पीछे जाके मुझे देखना पड़ेगा। यहां से पीछे जाके बोर्ड में मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या होगा, बोर्ड की मोटाई ज्ञात होगी। तो मनुष्य की आंखें की बात करें, ह्यूमन आई is only capable to see two dimensional figures. They are not capable of seeing three dimensional figures until and unless if the figure is being rotated or the person starts moving, then only they can see the third dimension of any figure. Am I clear? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग। तो आकृतियों की बात करें, कौन कौन सी आकृति हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आयत की बात करें तो आयत की क्या है, एक चौड़ाई है और दूसरा क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, दो ही विमा है, इसीलिए ये टू डायमेंशन है। इसकी मोटाई के बारे में हमने कभी नहीं सोचा है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने भी आकृति हैं, इस पृथ्वी में जितने भी आकृति हैं उसके हमेशा 3 डायमेंशन होते हैं, लेकिन मनुष्य की आंखें सिर्फ 2 ही डायमेंशन देख सकती हैं। वैसे ही आकृतियों की बात करें तो त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे सारे बच्चे लोग, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज भी क्या है, 2 विमाओं वाली आकृति है। ठीक, इसकी मोटाई हमको नहीं पता, इसकी मोटाई हमको नहीं पता। ठीक, ये सिर्फ 2 ही विमाओं वाली आकृतियां हैं। वैसे ही वृत्त की मोटाई हमको नहीं पता। वैसे ही खेत में भी क्या है, हम क्या देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई बस देखते हैं। इसीलिए खेत हमेशा किसमें खरीदा जाता है, एकड़ में खरीदा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन वाली क्या बोलते हैं, आकृतियां बोला जाता है। वहीं अगर बात करेंगे 3 डायमेंशन वाली आकृतियां या 3 विमाओं वाली आकृतियां, तो ध्यान दीजिएगा, जब गांव में आप तरिया खुदवाते हैं तो आपको 3 विमाओं के बारे में चर्चा करना पड़ता है। तरिया कितना लंबा होगा, तरिया कितना चौड़ा होगा और तरिया कितना गहरा होगा। 3 विमाओं के बारे में आप मजदूरों को बताएंगे तभी आप क्या है, गांव में तालाब खुदवा पाएंगे। तीनों आपको बताना पड़ेगा, कितना लंबा तालाब होगा, कितना चौड़ा तालाब होगा, जैसे खेत जैसे कितना लंबा कितना चौड़ा। लेकिन तीसरे विमा के बारे में आपको बताना पड़ेगा मजदूरों को कि खेत बोल रहा हूं, तालाब कितने गहरा होगा। ठीक,
वो क्या हो जाता है, थर्ड डायमेंशन हो जाता है। जब तक ध्यान दीजिए दो डायमेंशन वाली आकृतियां हो, तब तक हमें सिर्फ एरिया निकालना पड़ता है और पेरीमीटर निकालना पड़ता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल कहा जाता है या फिर परिमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे लोग, क्षेत्रफल कहा जाता है या परिमिति कहा जाता है। और जब भी 3 डायमेंशन वाली आकृतियां हो, जैसे आप देखिए ये घन, देखिए घन, आप देखिएगा पासे की अगर हम बात करते हैं, डायस, ठीक, अरे लूडो खेलते समय या सांप सीढ़ी खेलते समय जो पासे का आप इस्तेमाल करते हैं, वो एक 3 डायमेंशन वाली आकृति है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा उस आकृति की क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक गहराई होती है। एम आई क्लियर? तो वो कौन से डायमेंशन, कितने डायमेंशंस हो गए बताइए, उसके 3 डायमेंशंस हो गए सारे बच्चे लोग। इट इज अ 3D फिगर, ठीक, 3 विमाओं वाली आकृति है। दुनिया में वास्तविकता में अगर बोर्ड पे बनाया जाए तो बोर्ड पे हमेशा 2 डायमेंशन वाली आकृतियां बन सकती है, लेकिन वस्तु स्थिति की बात करें, वास्तविकता की अगर बात करें, तो वास्तविकता में कोई भी वस्तु आप उठा के देख लीजिए, उसकी हमेशा क्या होती हैं, मतलब विमाएं हमेशा 3 होती है। आप बोलोगे सर पेज की बात करते हैं, पेज में तो 2 ही विमाएं होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो पेज की भले ही एकदम कम मोटाई होती है, लेकिन अपनी मोटाई होती है। ध्यान दीजिएगा वो mm में लिखा हुआ रहता है, 1 mm, 1.5 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.2 mm, ऐसे करके उस पेज की मोटाई भी लिखी हुई रहती है। सारे बच्चे लोग तुरंत रिप्लाई कीजिएगा, क्लियरली समझ में आया कि नहीं, तुरंत बताइए, सारे बच्चे रिप्लाई कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे डायस या पासे की बात करें, पासे की अगर हम बात करेंगे तो उसकी क्या कितने विमाएं होती हैं, तो 3 विमाएं होती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे क्या, अगर बात करेंगे घनाभ की, तो घनाभ में भी देखिएगा 3 विमाएं होंगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक गहराई होगी। क्लियर है बच्चे लोग? उसके बाद अगर बेलन की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे, तो उसके भी 3 विमाएं होती है। ध्यान दीजिएगा, 2 ठोक त्रिज्या लिया जाता है और एक क्या है, बेलन की हाइट लिया जाता है या लेंथ लिया जाता है। एम आई क्लियर? ठीक। और वहीं गांव में अगर हम तरिया खुदवाने जाएंगे, तालाब खुदवाने जाएंगे, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई देखा जाता है, तीनों विमाओं पर कार्य किया जाता है। अब सब ध्यान दीजिएगा, जब फिगर 3 डायमेंशनल हो, 3 विमाओं वाला हो, तो ध्यान दीजिए अपन पढ़ते कैसे हैं, आयतन भी देखते हैं, ठीक, उसका क्या क्या चीजें निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है, वॉल्यूम, ठीक, दूसरा क्या है, सरफेस एरिया निकाला जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, सरफेस एरिया निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, क्या निकाला जाता है, सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है उसी को। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में जब 3D फिगर हो जाए, जब 2D फिगर हो तो एरिया पेरीमीटर निकालना है, ठीक, जब 3D फिगर हो तो आयतन और सरफेस एरिया निकालना है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आप खेत हमेशा एकड़ में खरीदते हैं, लेकिन टैंक बनवाते हैं तो लीटर में बनवाते हैं। कारण, ये 50 लीटर का टैंक है, ये 500 लीटर का टैंक है, ये 1000 लीटर का टैंक है। वो 1000 लीटर क्या है, आयतन है। जब खेत खरीदोगे तो एकड़ में खरीदोगे, जब टैंक तरिया खुदवाओगे तो वो क्या है, लीटर में पानी पकड़ेगा। जो लीटर में जितना पानी वो टैंक पकड़ेगा, वही उस क्या हो जाएगा, अगर उसको पूरा पानी से लबालब भर दिया गया, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, उस टैंक की आकृति ले लेता है, वही उसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। सारे बच्चे तुरंत बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तुरंत सब बच्चे रिप्लाई कीजिए। बच्चे लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तुरंत बताओ। ध्यान दीजिएगा, अब बात करते हैं किससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कुछ एक इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं, जैसे त्रिभुज, ठीक, व्यापम और पीएससी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रश्न किससे बनता है, त्रिभुज से, ट्रायंगल, ठीक, रेक्टेंगल, ठीक है, आयत,
वर्ग, स्क्वायर और सर्कल, यही चारों आकृतियों से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। ठीक, इन्हीं चारों आकृतियों में से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। अब देखिएगा, उन्हीं आकृतियों में सबसे पहले अपन त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, त्रिभुज के क्या होते हैं, तीन भुजा रहते हैं। इसी को त्रिकोण भी बोला जाता है। त्रिकोण इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके तीन कोण होते हैं। ठीक, इसीलिए त्रिकोण या तीन भुजा वाला त्रिभुज। ठीक, अब त्रिभुज की दो चीजें होती हैं, एक होता है क्या, आधार, और दूसरा क्या होता है, त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई की बात करें तो ये वाला लाइन क्या तय करता है कि त्रिभुज कितना ऊंचा होगा, और ये वाले त्रिभुज क्या है, मतलब ये वाला भुजा क्या है, उसे आधार कहा जाता है। तो दो चीजें हो गई, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या हो गया, बेस हो गया। बेस, इसको हम क्या कहते हैं, बेस, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहा जाता है। सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। एम आई क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई। हाफ क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, आधार गुणित क्या कर देते हैं, ऊंचाई। ये इसका पहला सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। क्लियर है बच्चे लोग? अब देखिएगा, अब तुम्हारा ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर आप तो बता दिए भैया, क्या बता दिए कि क्षेत्रफल बता दिए, तो सर इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, मान लो ये ए है, एक भुजा क्या हो गई ए, दूसरी भुजा क्या हो गई बी, और तीसरी भुजा क्या हो गई सी। तीनों भुजा अलग अलग लंबाई के हैं, ए, बी और सी हो गई। और आपका ये प्रश्न है, सर परिमाप क्या होगा। वास्तविकता में परिमाप मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास जो खेत है वो त्रिभुजाकार है, उसका आकार क्या है, त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुजाकार आकार का क्या है, तुम्हारे पास खेत है। अब उसका जो मेड़ बना हुआ है या उसका घेराव जो बना हुआ है, उसकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, वो उसका परिमाप हो जाएगा। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं यहां से क्या कर दे रहा हूं, इसे कट कर दे रहा हूं और दोनों छोर को पकड़ता हूं और ऐसे लंबा खींच देता हूं, तो एक सिंगल तार हो जाएगा। वही सिंगल तार क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहां से काटा मैंने और तार को पकड़ा, और जब तार को पकड़ा तो क्या कर दिया, उसे सीधा खींचा, तो इस तार की जितनी लंबाई होगी वही उसका परिमाप होगा। बोलने का मतलब, ये आकृति में जो तीनों भुजा है, उन तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप हो जाएगा। जैसे पेरीमीटर, यहां पे इस त्रिभुज के केस में a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा पेरीमीटर, इसका तीनों भुजाओं का योग उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल जो हम निकाले हैं, क्षेत्रफल मतलब ये अंदर, ये त्रिभुज अपने अंदर कितना क्षेत्र रखा हुआ है, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो समझिएगा, दो अलग अलग चीजों पे बात कर रहे हैं। ये भुजाएं अपने अंदर कितना क्षेत्र रखी हुई हैं, वो उसका क्षेत्रफल है या एरिया है। ठीक, वो उसका क्षेत्रफल है या एरिया है। और ये भुजाओं की लंबाई, उसका क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। इन भुजाओं की लंबाई को उनका क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। अब देखिएगा, अप्रोच देखिएगा, सीधी सी बात, अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक खेत की बात करेंगे और आपने उसको तारों से घेरा लगाया है, तो वो तारों, कोई भी जितने भी तार लगे हैं उसमें एक तार की जो लंबाई रहेगी, पूरा एक तार से, सिर्फ एक ही तार से घेरा लगाया है और एक बार सिर्फ चक्कर काटे हो। ठीक,
तो वो तार की जितनी लंबाई होगी वही उस खेत का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और जहां पे बीच वाली जगह जहां पे आप बुआई कर रहे हो उसका जितना भी एरिया रहेगा वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया? उदाहरण के लिए आप देखिएगा, ये खेत है तो खेत वर्गाकार है, ये चारों ओर, तो ये इधर इधर, ये इसका पूरे लंबाई की बात करेंगे तो वो उसका परिमाप हो जाएगा। और अंदर जितना भी भाग है तो ये कितना हो जाएगा, वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि एरिया का, त्रिभुज का एरिया की अगर बात करेंगे तो उसका सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, और अगर उसकी तीनों भुजाओं अलग अलग लंबाई की है तो ए बी सी, तो उसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब जैसे प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज की कोई एक भुजा, अच्छा देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि आधार बराबर 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बेस या आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट कर देना है। अब देखिएगा, अब बेस कितना दे दिया गया है बच्चे लोग, बेस दे दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दे दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बच्चे लोग ये उसका क्या हो जाएगा बताइए, क्षेत्रफल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, अब देखिएगा सब बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस पर आधारित अपन प्रश्न करते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, जैसे प्रश्न दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है और इस त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्रश्न आए तो हमेशा उसकी आकृति बना लीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, चलिए भैया आकृति बनाते हैं। ये क्या है, आकृति बना दिया हमने। अब ये बोल रहा है कोई एक भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर की है, कोई एक भुजा हमने 12 सेंटीमीटर का बना दिया, और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। ये देखिए 8 सेंटीमीटर की हमने ऊंचाई बना दिया, ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 अट्टे 48, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एम आई क्लियर? ठीक है सारे बच्चे लोग, अब देखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले ये प्रश्न को देखिएगा, स्टैंडर्ड प्रश्न है। आगे देखते हैं सारे बच्चे लोग। अब ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। जैसे ही ये प्रश्नों को देखा बच्चों ने, तो बच्चे क्या है, तुरंत क्या है, घबरा गए। सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया गया है, यूनिट्स फूनिट्स क्या है, यूनिट्स दे दिया गया है, बोला है कि आधार 7 यूनिट का है, बेस 20 यूनिट का है। सर हमको तो समझ में नहीं आया ये यूनिट्स क्या है। यूनिट्स कुछ नहीं है रे, ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स को लेकर इतना परेशान नहीं होना है। इसको मान लो सेंटीमीटर और इसको भी मान लो सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, उत्तर भी क्या है, यूनिट्स में ही दिया होगा। यूनिट्स मतलब क्या है, उसने सेंटीमीटर लिखने के जगह या मीटर लिखने के जगह या किलोमीटर लिखने के जगह उसने क्या कर दिया, यूनिट्स लिख दिया। ठीक, यूनिट्स लिख के उसका उद्देश्य ही है आपको क्या, कंफ्यूज करने का। ठीक, तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एरिया बराबर क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है 1/2 गुणित 20 गुणित क्या कर देंगे 7, तो 2 एकम 2, 2 दहाम 20,
10 गुणित 7 कितना हो जाएगा? 70 यूनिट्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सारे बच्चे लोग 20 और 60 है ना? ठीक है, तो 2 दहाम कितना हो गया? 10, 10 गुणित 7 कितना हो गया? 70 यूनिट्स का स्क्वायर हो गया। क्लियर है सारे बच्चे लोग? तुरंत रिप्लाई करें बच्चे लोग, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चे तुरंत रिप्लाई कीजिएगा, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? 70 यूनिट्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा देखिएगा, पिछले प्रश्न में बोला है, ध्यान दीजिएगा, 7 इकाइयों वाला आधार और 7 इकाइयों वाला, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, बेस नहीं आएगा यहां पे, क्वेश्चन में एडिटिंग है, यहां पे हाइट आएगा, हाइट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में एडिटिंग है। देखिएगा 7 इकाइयों वाला आधार और 20 इकाइयों वाला ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई, प्रश्न ऐसा पूछा गया था, जो एग्जाम में प्रश्न आया था उसमें एक आधार दिया था, दूसरा ऊंचाई दिया हुआ था। ठीक, तो ध्यान दीजिए सारे बच्चे लोग, फोकस करिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। ये क्या दे दिया गया है? बेस 7 दिया गया था, ऊंचाई क्या है? 20। आंसर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में, लेकिन क्वेश्चन में एडिटिंग की आवश्यकता है। लेकिन एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इसके बाद वाले प्रश्न में जाने से पहले अपन यहां समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज दिया हुआ है, अब उसमें क्या है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, और उसके 3 क्या है, भुजाएं होंगी, जिसमें एक भुजा को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर, जिसे लंबवत कहा जाता है या लंब भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा? लंब होगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? बेस, इसी को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और तीसरा क्या है? हाइपोटेनस। ठीक, तीसरा क्या होता है? हाइपोटेनस, इसी को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। क्लियर है? तो एक आधार हो गया, एक कर्ण हो गया, और एक क्या हो गया? लंब हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, बेस, और क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। एम आई क्लियर? क्षेत्रफल यही रहेगा। खास बात यह है कि इस त्रिभुज में जितनी परपेंडिकुलर की लंबाई होती है, जितनी परपेंडिकुलर की लंबाई होती है, उतना ही क्या हो जाता है सारे बच्चे लोग? उतना ही पूरे त्रिभुज की ऊंचाई होती है। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर कि नो सर? तुरंत रिप्लाई करो, सारे बच्चे तुरंत रिप्लाई कीजिएगा, सारे बच्चे तुरंत रिप्लाई कीजिएगा। क्लियरली समझ में आया कि नहीं? तुरंत बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, बताइए, अगला प्रश्न हल कीजिएगा। अगले प्रश्न में देखिएगा क्या दिया गया है। if the area of the triangle is, if a area of a right angle triangle is 216 centimeter square, if the area of the right angle triangle is 216 centimeter square and its height is 18 centimeter, then what is the length of the base of the triangle? ठीक, अब देखिएगा बोलने का मतलब क्या है। यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी? देखिएगा सारे बच्चे लोग, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए ये क्या हो गया? आधार दे दिया गया है, ये क्या है? हमारा आधार है। ठीक, त्रिभुज का आधार है। ठीक है,
इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये क्या है? लंब है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये क्या है? कर्ण है, जिसे अपन हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। कर्ण, आधार और लंब हो गया। अब देखिएगा, बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है या स्क्वायर सेंटीमीटर है, दोनों बात सही, सेम चीज है, ठीक। और इसके आधार की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर की लंबाई दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है? 18 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो बोल रहा है इसका आधार ज्ञात कीजिए। अब आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। तो ध्यान दीजिए, एरिया कितना दे दिया गया है? 216, हाफ बेस कितना दे दिया गया है? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, बेस हमको निकालना है और हाइट का मान कितना दे दिया गया है? 18 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो 2 एक कम 2, 2 निया 18। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 216 को भाग दे दूंगा किससे? 9 से। तो ध्यान दीजिए, 9 एक कम 9, ध्यान दीजिए 9 दूनी 18, 9 चौक 36। तो b बराबर कितना हो जाएगा? बेस बराबर कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। सारे बच्चे लोग, प्रश्न एकदम आसान है, कितना आ जाएगा सारे बच्चे लोग? 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बेस बराबर कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टैंडर्ड प्रश्नों में से एक। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसको बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। बोला गया है ट्रायंगल ABC में A से BC तक लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज है, ठीक, और ये त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा A से BC तक के लंबवत की लंबाई, पहले नाम रख देते हैं A B C। अब देखिए, जिस प्रकार से मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं, प्रश्न को पढ़ते पढ़ते साथ में क्या है? आकृति भी बनाते जा रहा हूं। आप इसी तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है A से BC तक के लंबवत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। A से BC तक के लंबवत की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और ध्यान दीजिएगा, BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो A से BC तक की लंबाई 15 सेंटीमीटर और BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। अब कहानी और आगे बढ़ाते हैं। कहानी ये बोल रहा है तथा AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक। AC की लंबाई मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितना बोल दे रहा है? 24 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि यदि B से AC तक के एक लंबवत गिराया जाए, ठीक, इफ अ परपेंडिकुलर इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम B टू AC, मतलब यहां से यहां तक का क्या है? यदि एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो ध्यान दीजिएगा उसकी लंबाई के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा 15 सेंटीमीटर को यहां से हटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे लोग फोकस करिएगा। ये तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले जो लंबवत है A से BC तक का, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक। वो पूछ रहा है ये वाले लंबवत की लंबाई क्या होगी? क्लियर है, ठीक। तो पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज तो एक ही है, ट्रायंगल ABC। अगर A से BC तक के लंबवत की लंबाई देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो हाफ बेस क्या है? BC और हाइट क्या है?
और मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं। ठीक, तो हाइट क्या है, AO है। ठीक, बेस क्या है भैया, BC, और हाइट क्या है भैया, AO है। ठीक ठीक, AO या AX ले लेते हैं जैसा आपका मन है, ये P ले लेते हैं। ठीक, ये वाले पॉइंट को P ले लिए, ये वाले पॉइंट को A ले लिए। ठीक, अब देखिएगा हाफ BC इंटू AO कर दिया हमने। ठीक, अब देखिएगा 1/2 इंटू BC कितना दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और AO कितना दे दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 15 चौक कितना हो गया, तो ध्यान दीजिएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल है। पूरे ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब देखिएगा, अब जब हम लोग B से AC तक और AC को लेते हैं तो ट्रायंगल तो वही है, मतलब क्षेत्रफल तो वही होगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हाफ इंटू, तो ध्यान दीजिए AC दे दिया गया है AC, गुणित क्या कर देंगे बताइए, BP, AC गुणित BP कर देंगे। अब देखिए क्षेत्रफल तो 60 ही रहेगा, बराबर हाफ गुणित AC कितना दे दिया गया है 24, गुणित BP निकालना है हमको। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, BP बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा BP बराबर हो जाएगा 60 गुणित 2 बटा क्या कर देंगे 24, 24 नीचे चले जाएगा और 60 से क्या हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए, अब 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो ध्यान दीजिए BP बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर B से AC पर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है सारे बच्चे लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, तुरंत रिप्लाई कीजिए सारे बच्चे लोग। जितने भी बच्चे ध्यान दीजिएगा ग्रुप में चैट नहीं कर पा रहे हैं, वो आप क्या कर मतलब यहाँ पे चैट नहीं कर पा रहे हैं, वो व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और तारीफ भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास तारीफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तारीफ मैं एकदम खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, स्टेट के बहुत सारे अलग अलग परीक्षाओं में कभी ABC करके बोल देता है, कभी XYZ करके बोल देता है, नाम ही बदलता है, प्रश्न रेगुलर बेस पे यही पूछा जाता है। ठीक, क्लियर है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने अभी बताया नहीं है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन था, वर्ग वाला क्वेश्चन था, वर्ग के अंदर त्रिभुज वाला, वो प्रश्न को करवाना था, इसी प्रश्न पे आधारित था। अब देखिए इसके बाद आते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की पहले विशेषता देख लेते हैं, जितनी विशेषता हमें यहां पे आवश्यकता होगी उसकी विशेषता देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। मतलब ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज की विशेषता ये है कि तीनों भुजाएं समान होती है, और क्योंकि तीनों भुजाएं समान होती है तो तीनों कोण भी समान होते हैं। तीनों कोण होते हैं कितने, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, कुल योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज की खास बात यह है कि यदि उसके क्षेत्रफल की बात करें तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा उसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है √3/4 A²। क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, एरिया की बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की तो √3/4 गुणित A²।
एम आई क्लियर? इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। यदि परिमिति निकाला जाए, पेरीमीटर निकाला जाए, तो पेरीमीटर अगर निकाला जाएगा तो ध्यान दीजिएगा a प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर? तो 3a हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई या हाइट की बात की जाए, अगर आपको समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालना है, हाइट बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, इसको पूछ रहा है वो कि इसकी लंबाई कितनी होगी, हाइट की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा रूट ऑफ 3/2 इंटू क्या कर देंगे, a कर देंगे। ये तीनों क्या है, सूत्र आपको याद होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का, कि एरिया कितना होगा, √3/4a² होगा, पेरीमीटर क्या होगा, 3a होगा, और साथ में क्या है, हाइट कितना हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चे लोग? अब ध्यान दीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो ध्यान दीजिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, √3/4a², तो √3/4 गुणित a² बोले तो ध्यान दीजिएगा 8 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा सारे बच्चे लोग? तो √3/4 गुणित 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो ध्यान दीजिए 4 × 4, ये कितना हो जाएगा, 16। तो आंसर क्या आ जाएगा सारे बच्चे लोग, 16√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। सारे बच्चे बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोला गया है किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, व्हाट इज द एरिया ऑफ an equilateral triangle with a side of 8 सेंटीमीटर, with a side of 8 सेंटीमीटर? सारे बच्चे तुरंत बताइए, क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, सारे बच्चे तुरंत बताइएगा क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न करते हैं इसी पर आधारित। चलिए बनाइए। ध्यान दीजिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू a²। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा √3/4, a का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, तो a² का मान कितना हो जाएगा, 4²। तो ध्यान दीजिएगा √3/4 गुणित क्या कर देंगे, तो देखिएगा 4² बोले तो 4 गुणित 4, तो देखिएगा आंसर कितना आ जाएगा, तो 4√3 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आंसर वुड बी 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, फोकस करिएगा। पीडीएफ सोनू मैं बिल्कुल पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्लास में फोकस कीजिए, सारे पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जितने भी बच्चे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो डायरेक्ट मेरी क्लास में आए हैं, जैसे कोई बच्चा ऐसा है क्या जो एडवांस्ड मैथ्स पढ़ रहा है? ध्यान दो, एडवांस मैथ्स की मेरी क्लासेस खरीदा है और वो अभी वर्तमान में लाइव बन के मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहा हो, कोई ऐसा बच्चा है तो तुरंत बताइए। ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे उपस्थित हैं मेरा फोन नंबर लिख लीजिएगा 7898258898। ठीक,
अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या आता है तो आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक। लेकिन ये फोन नंबर मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि पता चला सुबह आप मैसेज भेज रहे हो गुड मॉर्निंग। अगर आपको कोई जेन्युइन समस्या है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आपको ऐसा मटेरियल है जो आप तक पहुंचना था, आप तक नहीं पहुंच पाया है, तो आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और रही बात एडवांस्ड मैथ्स वालों की बात, तो ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे एडवांस मैथ्स खरीदे हैं, उसका कोर्स खरीदे हैं, वो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आप जल्दी आपका व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जाएगा और सूचना हमेशा उसी में आएगा, पीडीएफ भी आपको उसी में मिलेगा। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तुरंत बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 3/4 इंटू क्या कर देंगे, ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, रूट ऑफ 3/4 गुणित क्या कर दूंगा, 10 गुणित 10। तो ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 पचम कितना हो जाएगा, 25। तो ये क्या हो जाएगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर, ये क्या हो जाएगा सारे बच्चे लोग, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तुरंत बताइए सारे बच्चे लोग, आंसर क्या हो जाएगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइएगा सारे बच्चे लोग, क्लियरली समझ में आया या नहीं आया? ठीक, तुरंत सब बच्चे लोग बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अब देखिएगा, बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा सारे बच्चे लोग, ध्यान दीजिए। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर √3/4 इंटू क्या कर देना है, ए स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, फोकस करिएगा, 25√3 बराबर √3/4 गुणित क्या कर देना है, ए स्क्वायर कर देना है। क्लियर है? अब देखिए सारे बच्चे लोग, ये क्या हो जाएगा, 25√3 गुणित 4 बटा क्या कर देंगे, √3 बराबर क्या कर देंगे, ए स्क्वायर। √3 कैंसल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 इंटू 4। ठीक, ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 इंटू 4। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। भुजा की लंबाई निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बोला गया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है, फोकस करिएगा, √3/2 गुणित क्या कर देंगे, भुजा कर देंगे। ठीक, ऊंचाई निकालने के लिए √3/2 इंटू भुजा कर देंगे। तो √3/2 भुजा कितना दे दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सारे बच्चे लोग, एकदम फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आंसर एकदम इजीली आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, अप्रोच बहुत ही इजी है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना बोल दिया गया है, √6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई बराबर हाइट बराबर क्या होता है, √3/2 ए हो जाता है। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, √6 बराबर √3/2 इंटू ए कर दूंगा। अब देखिए, √6 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2 बराबर √3/2 गुणित क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दो सारे बच्चे लोग, ए बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 बटा क्या कर देंगे, ध्यान दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, और √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये देखिएगा, भुजा की लंबाई क्या आ गई, भुजा की लंबाई 2√2 आ गई। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, तो ध्यान दीजिए, √3/4 ए स्क्वायर के बराबर होता है। √3/4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा सारे बच्चे लोग, √3 क्या कर दूंगा 4, ए का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताइए, ए की वैल्यू कितनी होगी, 2√2 है। तो ध्यान दीजिए, 2√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दो, √3/4 इंटू 2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू √2 कर देंगे। ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, √2 गुणित √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर वुड बी इक्वल्स टू, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2√3 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्या है, भुजा की लंबाई नहीं पूछा है। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, क्या आंसर बता रहे हो रे, 3√3 करके। देखिएगा, √6 को क्या लिखा जा सकता है, 3 दूनी 6 होता है, तो उसको लिखा जा सकता है √3 इंटू √2। ठीक, अब ये जब √3 इस तरफ आएगा तो भाग में चले जाएगा, ये 2 ऊपर गुणा में चले जाएगा। क्लियर है सारे बच्चे लोग। तो जब 2 ऊपर गुणा में चले जाएगा और √3 भाग में चले जाएगा, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 बचेगा। ध्यान दीजिए, भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। क्लियर है सारे बच्चे लोग। अब ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 ए स्क्वायर निकालेंगे। सारे बच्चे लोग तुरंत बताइए आंसर आया कि नहीं आया। तो ध्यान दीजिए, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान दीजिए, 2√2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुणित √2 गुणित 2 गुणित √2। ठीक, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। क्लियर है। तो √2 गुणित √2 कितना हो जाएगा 2, और बचा हुआ √3 तो रहेगा ही रहेगा। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू √2, मतलब 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम आई क्लियर? सारे बच्चे तुरंत रिप्लाई कीजिएगा, आंसर आया कि नहीं। सब बच्चे फटाफट रिप्लाई कीजिए, समझ में आया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं। तुरंत सब बच्चे रिप्लाई कीजिए। क्लियर है बच्चे लोग? देखिएगा, एक प्रश्न मैं आपको अपने तरफ से देता हूं, यही क्वेश्चन की बात कर रहा था, इसी क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा था। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग, इसकी लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो वो ये बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्ग में सारी भुजाएं समान होती है, मतलब ये भुजा भी ए होगा और ये भुजा भी ए होगा। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज, अगर वर्ग के परिमाप हिंट कर दे रहा हूं,
वर्ग का परिमाप 4a है, अगर वर्ग का परिमाप 4a है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3b होता है। तो पहले आप क्या निकालिए, ये समकोण त्रिभुज के माध्यम से, ये जो वर्ग के अंदर समकोण त्रिभुज बना है, आप पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से a का मान निकालिए। a का मान निकालने के बाद वर्ग का परिमाप निकालिए। वर्ग का जितना भी परिमाप होगा वो घन का भी, वो घन बोल रहा हूं, वो तुम्हारा त्रिभुज का भी, समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप उतना ही होगा। उससे फिर b का मान निकालिए। फिर b का मान निकालने के बाद आप क्या निकालिए, भुजा जैसे ही आपका निकल जाएगा तो उससे क्या है, क्षेत्रफल का मान निकालिएगा। सारे बच्चे लोग तुरंत ये प्रश्न को हल कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। कल आपका त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा, कल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस पे कर लेंगे। त्रिभुज के बाद अपन शुरू करेंगे मंडे से, ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरी आकृति शुरू करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक, त्रिभुज पे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको कल एवं हो सकता है मंडे एक और क्लास लगे। ठीक, बाकी आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? तुरंत बताइए सारे बच्चे लोग, क्लियरली समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई भी समस्या हो ध्यान दीजिए, यहाँ चैटिंग पे यदि मैसेज नहीं जा रहा है तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर समस्या हो। ठीक, दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे लोग कि किसी को कोई भी समस्या हो वो तो मैसेज कर ही सकते हैं। क्लास एकदम रेगुलरली बने रहिएगा, डेली 5 से 6:30 क्लास इस हफ्ते रहेगी। अगले हफ्ते यदि मैं बिलासपुर जाता हूं तो ध्यान दीजिएगा समय में बदलाव होगा, क्लास रेगुलर हर दिन चलेगा। आपको यदि ऐसा लग रहा है आपको पता नहीं है क्लास का समय क्या होगा, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, सर कितना बजे क्लास होगी, या अगर मैं कॉल पिकअप नहीं करता हूं आप मैसेज कर दीजिए, कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। ठीक, जैसे ही सोमवार आएगा मैं तुरंत बताऊंगा कि बेटा क्लास इस समय है, तुरंत क्लास में पहुंचिएगा। ठीक, सारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास रेगुलरली अटेंड करते चलिएगा। अगर एक क्लास भी आप मिस करेंगे तो त्रिभुज की कोई भी विशेषता जब आगे उपयोग करूंगा मैं उसका, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बच्चे लोग? आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। जय हिंद।